अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले भारत के इंतखाबात की बात करेंगे। भारत में लोकसभा की 542 नशिस्तों के लिए 7 मराहिल में होने वाले वोटों की गिनती अब मुकम्मल हो चुकी है, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसके इत्तेहादी जमातों ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 272 नशिस्तें दरकार होती हैं और बीजेपी ने इनफरादी तौर पर मतलूबा तादाद से ज्यादा 286 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान के बाद बीजेपी बआसानी मुसलसल दूसरी मरतबा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। उधर वजीर आज़म इमरान खान के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जीतते तो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है और मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात का इम्कान है। ताहम कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो बीजेपी के खौफ से मुज़ाकरात से हिचकिचाएगी। ये इन ख्यालात का इजहार किया गया था वजीर आज़म की तरफ से। इसी सारे मामले पर सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। सवाल इस तरह से है, भारतीय में मोदी की वाज़ेह बरतरी, बीजेपी इक़्तिदार में आई तो अमन मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। इमरान खान, क्या बीजेपी की इस जीत के बाद मोदी अमन को मौका देंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, भारत के इंतखाबात के जो नताइज सामने आ रहे हैं, ये कैसी खबर है पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो जो इस तरह के मामलात होते हैं कि अमन की तरफ जाएंगे या जंग की तरफ जाएंगे, उसका कोई एक फ़रीक की ख्वाहिश से वो मामला नहीं हो सकता। दोनों फ़रीक़ों के रवैये पे मुनहसर होगा आगे। बाज़ औक़ात एक फ़रीक चाहता है लेकिन दूसरे फ़रीक की तरफ से कोई हरकत हो जाती है। फिर पाकिस्तान और इंडिया के मामलात ऐसे हैं कि उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आप देखें कि जब भी ये रिसेंट पास्ट में दोनों ममालिक को जंग के करीब लाए हैं तो वो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स के किसी हरकत की वजह से वो जंग के करीब आए। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि खुसूसन इंडिया ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जो वो चाबी है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में दे दी है। तो एक उस पर भी मुनहसर होगा। दूसरा, लेकिन हमें अब मामले को सिर्फ इस कंटेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। इंडिया के भी कुछ रीजनल ख्वाहिशात है और कुछ आलमी सतह पे एक ताकत बनने की भी उसकी अपनी ख्वाहिशात है। तो आलमी ताकतों का भी दोनों ममालिक की ताल्लुकात में एक किरदार होता है। हमें देखना चाहिए सिर्फ मोदी और बीजेपी के कंटेक्स्ट में नहीं। हमारे ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, बल्कि आप देखें कि इस वक्त हम किसी न किसी लेवल पे बदकिस्मती से ईरान और सऊदी अरब के कन्फ्लिक्ट में भी हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़ी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और आखिरी एक जो पंस किया है तालिबान के मुज़ाकरात का, वो जब किसी तरह बैठ जाएगा तो फिर अमेरिका भी पूरी तरह बरहम होगा। अफ़गानिस्तान का मामला भी उधर ख़राबी की तरफ जा रहा है। चीन के साथ भी हमारा वो ट्रस्ट बाकी नहीं रहा। तो जो चैलेंजेस रीजनल और ग्लोबल सतह पे हमारे लिए सामने आ रहे हैं, उसके लिए मुल्क की सतह पे जिस हम आहंगी की ज़रूरत है, बदकिस्मती से वो नहीं है और न मौजूदा लीडरशिप के बस की बात है कि वो उनसे निमट सके। इसलिए हमें उस पूरे कंटेक्स्ट में अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, अपने घर की फिक्र करने की जरूरत है। आपके ख्याल में रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, जो यही कहा जा रहा है कि भारत में इंतखाबात बीजेपी ने पाकिस्तान दुश्मनी जो हालात बनाए मोदी सरकार ने इससे पहले इंतखाबात से पहले, उसकी वजह से ही जीते हैं, इतने वोट्स हासिल किए हैं, तो अब ये तवक्को की जा सकती है जो वजीर आजम भारत में इंतखाबात से पहले कर रहे थे? जी शुक्रिया अब्सा। सिर्फ ये वजह नहीं है, और भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये मैं इस पे बाद में आऊंगी। पहली बात ये अब्सा कि जब हम पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो उसका मतलब क्या है? शायद हम कभी भी जैसे पाकिस्तान की चाइना के साथ रिलेशनशिप है या और ममालिक जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं, शायद पाकिस्तान और भारत हमारी जिंदगियों में तो वैसा ना बन सके। लेकिन पीस मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में होगा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट थोड़ा बढ़े, ट्रेड बढ़े, डिप्लोमेटिकली बातचीत होती रहे। जो कश्मीर का इशू है, जैसे भारत और चाइना के बाद बीच में बहुत से डिस्प्यूट्स हैं टेरिटोरियल, लेकिन फिर भी ओवरऑल उनका एक आप कह सकते हो कि पीस है। शायद उसी तरह का पीस हमारे बीच पे अगर हो तो उस तरह का ही होगा। कश्मीर में तो सिचुएशन बुरी से बदतर होती चली जा रही है
और उस पे तो लगता है बीजेपी की जो पॉलिसी है वो बहुत ही इंसानी हकूक के खिलाफ है। वो किसी तंजीम को बात नहीं करने देते, रिपोर्ट्स आती हैं कहते हैं ये बायस्ड है, क्रेडिबल नहीं है। अब तो कहते हैं वो यूएन के साथ भी एंगेज नहीं करेंगे इस इशू पे, क्योंकि यूएन भी उनको बायस लगता है क्योंकि वो कश्मीर का इशू उठाता है। लेकिन दूसरी बात मेरा ख्याल है भारत की तरफ से शायद उस तरह की बात ना हो, उस तरह का इनिशिएटिव ना लिया जाए। कश्मीर के इशू पर रीमा आप समझती हैं जी नहीं, लेकिन अब सब कोई ब्रेक थ्रू पाकिस्तान नहीं की हो तरफ सकता? से अब हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है वो सेम पेज पे लग रही है। करतारपुर का इनिशिएटिव हमने लिया, उसमें मिलिट्री की तरफ से भी कोई इस तरह की और बाकी पार्टीज की तरफ से भी हमने उस तरह नहीं देखा। सही, ठीक है रीमा, बिल्कुल सही। न्यायी साहब की तरफ जाएंगे। न्यायी साहब, कैटेगोरिकली वजीर आजम साहब ने कश्मीर के हवाले से बात की थी कि बीजेपी की हुकूमत आती है तो बेहतर होगा हमारे लिए इस पे बातचीत करना, तो आप समझते हैं कि उसके ऊपर कोई हल की जानिब जाएगा मामला? अच्छा, ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात किए हैं भारत के साथ, तो हमेशा जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ किए हैं, चाहे वो डिसाई के वक्त हो, चाहे वो उससे मिलती जुलती जो कांग्रेस के मुकाबले में गवर्नमेंट आई थी 70s में, या वाजपेयी हों या मोदी हों। यानी कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बैक चैनल डिप्लोमेसी रही है। अजीत डोवाल हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल जंजुआ थे, उनकी बड़ी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग होती रही है और वो बड़े मुस्बित तरीके से बात करते रहे हैं। ये तो है एक तरीके मुस्बित बात। और जब इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं तो इमरान खान साहब का वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो नवाज शरीफ साहब के दौर में मोदी का लाहौर का विजिट हो दिसंबर 2005 का, या उससे पहले 2015 का, या उससे पहले पेरिस में मुलाकात हो, सारी उनके पास, या जंजुआ की डोवल की मुलाकातें हों, या उनको इन्फॉर्मेशन है या मोदी को है डोवल को है। तो इस बैकग्राउंड में शायद पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो एक होप तो लगा रही होगी कि जी मोदी से हमारी जो है बातचीत होगी। मत भूलें कि एक और बात अहम है कि कांग्रेस के वक्त में ही सानिया मशीर पाकिस्तान हुआ, सर क्रीक बाउंड्री जो मैरी टाइम बाउंड्री सर क्रीक पे हुई वो भी कांग्रेस वक्त में हुई, साचिन पे कब्जा भी कांग्रेस के वक्त में हुआ, तो और वाकया भी हुआ। लेकिन एक बात अहम है, एक बात अहम है कि जो असल में जो चीज़ है कि मोदी जो है वो आरएसएस की बाय प्रोडक्ट बल्कि क्रिएशन है आरएसएस की। तो आरएसएस जो है पाकिस्तान को तो खैर क्या तस्लीम करती है, वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद जो है उसको एनहाइलेट करना चाहती है। तो उम्मीद तो यह है कि और ना भारत अपने मेन कश्मीर के ऊपर कोई वो करेगा, समझौता करेगा, ना कश्मीर का मसला जो है जहाँ पे 1 करोड़ मुसलमानों की इंसानियत। ठीक है, बिल्कुल नई का ऑप्शन आपने लिया है। बाबर साहब, आपके ख्याल में कैसा साबित होगा दोनों मुल्कों के लिए? जी, मेरा जवाब तो नहीं में है। मेरा पहले भी यही ख्याल था, इलेक्शन से पहले भी। ये ठीक बात है कि राइट विंग पार्टीज जो हैं उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस होती है डोमेस्टिकली कि वो निगोशिएट कर सकें नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन बस यहाँ तक ही बात रुक जाती है। पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है कि हम अपने ताल्लुकात इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन हम ताल्लुकात इम्प्रूव किन टर्म्स पे करना चाहते हैं। सो हम कश्मीर पे जो हमारी पोजीशन है उसे हम गिव अप तो नहीं करना चाहते, इसके ऊपर भी अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है, ये कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अगर क्रिएट की, वो 4 पॉइंट्स पे मुशर्रफ साहब ने की, उसके बाद हम भी बैक ऑफ हो गए उस चीज़ से। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? अगर आप उनकी आइडियोलॉजी देखें तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जिसमें वो अपने सेकुलर स्टैंड से हट गए हैं और उस चीज़ का पॉलिटिकल डिविडेंड मिला है, फ़ायदा मिला है, दोबारा री इलेक्ट होकर आ गए हैं। कश्मीर पे उनकी पॉलिसी है कि कश्मीर को वो जम करना चाहते हैं, उसका अलग स्टेटस ख़त्म करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को वो इस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की लेवरेज इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटिजिकली भी दिन ब दिन कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही। तो अगर मोदी ये सब चीज़ों, ये उनका वर्ल्ड व्यू है, तो वो क्यों बैठ के पाकिस्तान से बात करना चाहेंगे? उनका एक सेंस है जो पिछली दफ़ा भी हमें नज़र आया कि इनकी एबिलिटी इंडिया के साथ नेगोशिएट करने की कम हो रही है। तो जब तक वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह सोचेंगे तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, वो टाइम बाय करेंगे और ज़रूर इंटरनेशनल उसके लिए कंजम्पशन के लिए शायद मुलाकातें वगैरह कर लें, लेकिन बिल्कुल वो आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इंटरेस्टेड वाज़े नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। अरशाद भट्टी साहब, यही जिन पॉलिसीज की तरफ बाबर साहब इशारा कर रहे हैं उसको देखते हुए कोई उम्मीद होनी चाहिए?
जवाब ना हाँ में है ना में है, 50-50 है कि यानी अजीब सी सिचुएशन है कि वो नरेंद्र मोदी जिसने मुसलमानों की भारत में जो हालत कर दी है, तबाही फेर दी है, जो इंडियन हिस्ट्री बदल रहा है कि उसमें से मुसलमानों के नाम जो हुक्मरान हैं उनके नाम निकाल दें, जो इंतहा पसंदी का अलम लेकर चल रहा है। हो सकता है जो उम्मीद लोगों को है वो ये है कि इंतहा पसंद है, इलेक्शन जीत लिए हैं, वो जो मकासद हासिल कर लिए थे, अब वो कोई बड़ा नारा मारने के लिए हिस्ट्री में नाम लिखवाने के लिए कह दें कि आएँ जी हम मुज़ाकरात करते हैं, खित्ते को पुरअमन करते हैं, पाकिस्तान के साथ करते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान है जो रवायती सियासतदान नहीं है और सिविल मिलिट्री एक पेज पे है, करतारपुर, अभिनंदन और बहुत सारे मामलात पे पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा अच्छा काम किया है। तो हो सकता है इन दोनों हुक्मरानों या दोनों हुकूमतों या दोनों हालात में ये ऐसा हो जाए, मगर रुकावटें वही हैं। मसला कश्मीर रुकावट है, कलभूषण, पुलवामा, जो समझौता एक्सप्रेस, बाकी मुंबई धमाके, ये भी बड़ा है। बाकी हमने गलती कर रहे हैं मुसलसल के, चीन को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, अमेरिका को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये भी एक आ रहा है। भारत की चौधराहट की ख्वाहिश, भारतीय अज़ाइम भी आ रहे हैं, पाक चीन दोस्ती, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका, इसराइल, भारत गठजोड़, बहुत सारे मामलात हैं। तो 50-50 है, देखिए क्या बनता है। ठीक है, बिल्कुल 50-50 है। आपके कोई वाज़े आप इसके ऊपर ऑप्शन नहीं ले रहे, 4 नहीं 1 हाँ का ऑप्शन आया। नॉन कांग्रेस पार्टीज, जिस तरह से न्यायी साहब भी बात कर रहे थे, जब वो आती रही हैं तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आती रही है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी सोच और माजी की पॉलिसीज़ को देखते हुए कुछ इसके ऊपर कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। एक और अहम मामला है, गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 साल की बच्ची फरिश्ता से मुबैना ज़्यादती और कत्ल के मामले का नोटिस ले लिया, जबकि पाक फौज ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बच्ची फरिश्ता के मुबैना ज़्यादती और कत्ल के मामले पर बराह रास्त कार्रवाई करते हुए DSP आबिद को मुअत्तल जबकि SP उमर खान को OSD बना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने SHO थाना शहजाद टाउन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का और फौरी तौर पर महकमाना कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की है। ज़राए का यह कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने IG इस्लामाबाद और DIG ऑपरेशन से भी वजाहत तलब की है। इस बारे में पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अपने बयान में कहा है कि मासूम फरिश्ता का बहिमाना कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। DG ISPR ने मजीद कहा कि वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाक फौज इस मामले में हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। इस सारे मामले पर हमारा सवाल कुछ यूँ है, ज़ैनब के कातिल की फांसी कूद नन्ही फरिश्ता का वाक़या, वज़ीर-ए-आज़म ने फरिश्ता से मुबैना ज़्यादती और कत्ल का नोटिस ले लिया, पाक फौज की भी मदद की पेशकश, इक़दामात के बावजूद ऐसे वाक़यात के बढ़ने की वजह क्या है? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, उस दिन जो इसके ऊपर बहस हो रही थी, आपने कहा इसी बारे में जिक्र किया था, लेकिन आज हम चाहेंगे तफसीली तौर पर आप बताएं कि क्या वजह है आपके ख्याल में ऐसे वाक़यात बढ़ने की, इबरत क्यों नहीं हासिल हो रही? देखिए, क्राइम प्रिवेंशन इबरत से नहीं होती, सर्टनिटी ऑफ पनिशमेंट ज़रूरी है, सिवेरिटी ऑफ पनिश। ये नहीं कि आपने गर्दनें उतारनी शुरू कर दी तो क्राइम ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता। कम अज़ कम अभी तक की रिसर्च यही इस्टेब्लिश करती है। पहली बात, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमारे पुलिस का इदारा गेयर्ड ही नहीं है आम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो कोई भी आके अगर बताता है कि जी बच्ची अगवा हो गई, बच्चा अगवा हो गया, तो उसे भगा देते हैं जब तक किसी एलीट का, किसी असर रसूख रखने वाले का ना हो। तो ये मैंने एक दोस्त जो हाजिर सर्विस पुलिस वाला है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या वजह है कि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनका आम तौर पे आप नहीं सर्व करते, भगा दिया होगा। जब प्रेशर पड़ता है, मीडिया का पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, उसके बाद फिर आप एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है। देखिए, अमेरिका में अगर बच्चा चला जाए ना कहीं, तो एक एम्बर अलर्ट आता है, हर बंदे को जो उस इलाके में होता है उसके फोन के ऊपर एक अलर्ट आता है कि जी ये बच्चा मिसिंग है, ये उसकी डिटेल है। तो एक सोसाइटी गियर्ड अप है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी बात नहीं है। तो हर लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें देखना है, हमें सोसाइटल लेवल पे देखना है, फिर हमें लॉ एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन को फिक्स करना पड़ेगा। हम कहाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी चीज को? कोई जाके कहता है बच्चा मिसिंग है, वो आगे से कहते हैं जी शाम तक वापस आ जाएगा, कल तक ना आया तो बताइएगा। तो हम गियर्ड अप ही नहीं है। सो ये चीजें जब तक हम नहीं फिक्स करेंगे, और फिर वो बाकी मसले हैं जो हमारे मॉरल इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, उन्हें भी करना जरूरी है। लेकिन अभी तक तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है।
सही, तो कुछ सिस्टम मौजूद नहीं है इरशाद भट्टी साहब। लेकिन मीडिया पे आना, एहतजाज या मुजाहिरों के बाद ही फिर इस तरह के वाकयात को क्यों सामने लाया जाता है, या फिर उनके ऊपर बात की जाती है? जिनके ऊपर नहीं बात हो रही होती उनका कोई नतीजा नहीं निकलता, क्या वजह है इसकी? बाबर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, और किताबों में ही रहनी चाहिए। गेड अप नहीं है सोसाइटी, सिविल सोसाइटी वहाँ होती है जहाँ तालीम हो, जहाँ वहाँ अलर्ट आते हैं, जहाँ लोगों का। यहाँ क्या, ये लातों के भूत हैं। दो चार को ज़रा चौकों पे लटकाएं, दो चार को खंभों से लटकाएं, दो चार को उल्टा लटकाएं तो सब सीधा हो जाएगा। आप अंदाज़ा करें ये इस्लामाबाद में हो रहा है, इस्लामाबाद कैपिटल है, पूरी हुकूमतें वहाँ हैं। जिस रोज़ फरिश्ता घर नहीं पहुँचती ये बच्ची, उस रोज शाम को रात 9 बजे ये घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और अगले 5-6 दिन तक FIR ही नहीं होती। यानी उनके वो बच्ची का वालिद कह रहे हैं कि अगर पहले दिन पुलिस FIR दर्ज कर लेती, वो ढूंढने निकल जा पड़ते, तो मैंने अपनी बेटी को चेहरे से पहचान लेता। 5 दिन बाद मैंने चादर से पहचाना है, दुपट्टे से, चेहरा इस काबिल नहीं था। यानी अब ये मतलब इस मुल्क में ये तय हो गया कि गरीब की इज्जत भी लुट जाए, मगर जब तक धरना नहीं देंगे, सिविल सोसाइटी मीडिया शोर नहीं डालेगा, वजीर आजम हुकूमत तब तक कुछ नहीं होगा, ख्वाब गफलत से नहीं जागेगी, तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे फरिश्ता लुट जाए। ठीक है, तो वही आप कह रहे हैं कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा साहिवाल हो जाए, जब तक उनको इबरत का निशान नहीं बनाया जाता। रीमा, बिल्कुल जिस तरह एक वाकया ज़ैनब का पेश आता है, सब लोग बाहर निकले, मीडिया, लोग, अवाम, एहतजाज, सब कुछ हुआ, उसके मुलजिम को भी सजा मिली, फिर लेकिन एक और वाकया नन्ही फरिश्ता के साथ पेश आ गया। कोताही हो कहाँ पर रही है आपके ख्याल में? अक्सर जो आपने बात की कि इक़दामात के बावजूद कौन से इक़दामात लिए गए हैं, अभी तक तो यही बात होती है। ज़ैनब के वाक़े के बाद भी अब भी कि इबरत का निशान बनाना चाहिए, गरम तेल में डाल देना चाहिए, भूखे कुत्तों को खिला देना चाहिए, जबकि पूरी रिसर्च पूरी दुनिया से ये एस्टैब्लिश करती है इससे क्राइम जो है वो डिटर नहीं होता, क्राइम ख़त्म नहीं होता। यूके में 18वीं सेंचुरी में थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए लोगों को पब्लिकली हैंग किया जाता था। जो लोग देखने आते थे सबसे ज़्यादा चोरियां भी वही करते थे। तो बहुत सी इस तरह की रिसर्च है। मेरा ख्याल है अब ये जो हमारी आदत है, ठीक है, मैं समझती हूँ जो लोग जज्बाती होते हैं, इमोशनल इशू है, लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, पब्लिक डिस्कोर्स है, वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। हम नहीं सोचते जो चीज़ें कानून के बारे में होती हैं, जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिकेशन के बारे में होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ये किताबी बातें हैं, लेकिन बस हम चाहते हैं कि लोगों को पब्लिकली फांसी दी जाए, लोगों को भूखे कुत्तों को खिलाया दिया जाए, जबकि ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन पे काम की जरूरत है। और इस्लामाबाद में शीरी मिज़ाई साहिबा ने एक बिल भी पेश किया है, ज़ैनब अलर्ट बिल, उस पर भी आगे हम बात करेंगे कि क्या वो बेहतर एक सिस्टम इन प्लेस लाएगा कि नहीं। सही, बिल्कुल ठीक। न्याय साहब की तरफ जाएंगे। न्याय साहब, इस मामले के ऊपर रीमा की और बाबर साहब की एक राय सामने आ रही है, इरशाद भट्टी साहब एक और इबरत का निशान बनाने की बात कर रहे हैं, आप किसकी राय से इत्तेफाक करते हैं? देखिए जी, मैं तो सिंपल ये समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जब हुकूमत आएगी तो ये वो मिसाली पॉलिस जो है KP वाली वो यहाँ भी लाएगी। देखो, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ज़ैनब के वक्त में, तो बिल्कुल फ़र्क बयानी के साथ हमने उसको हैंडल किया था। हमने उसके अंदर से वो सारा उसमें पूरी सियासत जमाने की कोशिश की थी। अब ज़ैनब के मामले में इस्लामाबाद की पुलिस को मैं पूरे पाकिस्तान की पुलिस से हमेशा बेहतर समझता था। एक मॉडल पुलिस थी जिसको इन मिसाली नवाज शरीफ या इमरान खान की हुकूमत की बात का क्या ताल्लुक? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें, ताल्लुक तो है कि जब तक उसका प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कान पे जू पे नहीं रुकी, प्राइम मिनिस्टर ने अब जो बयान दिया है, हुआ था ज़ैनब के केस में, न्याय साहब, मिलने के बाद दिया है, जब वहां पे सिविल सोसाइटी सारी निकल के सड़कों पे आ गए, उनकी फैमिली ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके पता चला कि पुलिस के अंदर क्रिमिनल्स हैं, गवर्नमेंट नाअहल है, सब कुछ है। देखा, इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत अगर नाअहल होती थी तो इसको भी उसी पैमाने से तोलना पड़ेगा कि सारी नाअहली है। आप क्यों नहीं मानते कि ये कच्चा चट्टा जो है, ये वो कहते थे ना कि जब आप सियासी मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस नहीं दिखाएगी, जिसको कहना चाहिए कि मौसर नहीं होगी, तो वो मौसर नहीं हो रही। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरा जो फेलियर है, वो पुलिस सिस्टम का जो फेलियर है, जो पहले अगर कुछ था वो मजीद बिगड़ गया, क्योंकि हुकूमत ऊपर से पूरी की पूरी नाकाम हो चुकी है। और जब ये पुलिस की नाअहली के ऊपर आप बात कर रहे हैं, उठाया है, अब एक नई जहत मिल गई है उसको।
न्यायी साहब बिल्कुल ऐसा ही वैसे ज़ैनब वाले वाक़े में भी हुआ था, जब वो इशू उठाया गया था, सब लोग बाहर निकले थे, तो तब वो इतना बड़ा जो एक क्राइम वहां पर हो रहा था इतने सारे बच्चों के साथ, वो सामने आया था। सलीम साफी साहब, वैसे हर दिन 10 बच्चे पाकिस्तान में जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, रोकने में ना ये हुकूमत कामयाब नजर आ रही है अभी तक, ना पिछली हुकूमतें, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं तो बाबर साहब और रीमा की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि हम रूट काज में नहीं जाते और कभी एक जगह सतही उस पर लग जाते हैं और कभी दूसरी जगह लग जाते हैं। असल मसला तो इस मुल्क का मुनाफिकत है। ये इस्लाम के किला सोच के बनाया गया था, लेकिन ये मुनाफिकत का किला बन गया है। और ये जो हम तफरीक करते हैं, अब नियाज़ी साहब की बात का कुछ ना कुछ रेलेवेंस इसलिए बनता है कि ज़ैनब को तो वो किया गया, शहबाज शरीफ और उनके साथ हिसाब बराबर किया गया, लेकिन आज तक DI खान की बच्ची का, उस पुलिस का इस मीडिया पे क्या तासुर बनाया गया था वहाँ की हुकूमत का, आज तक उसका कल्प्रिट गिरफ्तार नहीं हो सका। जो मर्दान की बच्ची थी वो PTI वाले लोगों के दबाव से उनकी फैमिली को वहाँ से छोड़ना पड़ा, लेकिन मीडिया में क्या उसकी बात हुई? ये जो मामला था, एक ज़हन में रखिए कि ये बनीगाला के हदूद में हुआ है ये वाक़या। दूसरी बात ये है कि अब उसको लिसानी रंग दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म अपने आप को पख्तून कहते हैं। हमारे ये जो यहाँ पे वज़ीरान साहिबान हैं जो ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताईन से शुरू करते हैं, आज से 3 दिन पहले जब हमने यहाँ पे बात की, उनमें से कोई एक पख्तून उसकी गैरत जागी है कि वो जाके देख लें ज़ैनब पे उन्होंने कितना शोर मचाया था जब सियासत की बात थी, और अब उसको ये रंग दिया जा रहा है 2 कदम के फासले पे। आजकल मैंने उस रोज़ जो बात की थी कि सारी रात को ये साहिबान लगे होते, मैंने दो वज़रा से उस रोज़ खुद रब्ता किया। वो जो जहाँ यहाँ हम बात कर रहे थे ना, उससे 1 रात पहले मैंने 2 वज़रा से बात की। क्या किस चीज़ में बिजी है रियासत मदीना वाले कि इंग्लैंड क्रिकेट के लिए जो टीम जाएगी, शाह महमूद कुरैशी का बेटा कहते हैं कि मैं कैप्टन बन जाऊं, जो वज़रा सूबाई असम्बलियों वाले कहते हैं हमें उसमें डाल दो, पूरी रात को क्रिकेट के मैचें हो रही होती है। ठीक है साहब, साफी साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं ये संजीदा में नजर आ रही, और ये पॉइंट आउट किया साफी साहब ने कि DI खान और मर्दान वाले जो केसेस थे उन पर उस तरीके से बात नहीं हुई थी जिस तरह ज़ैनब वाले केस पे हुई थी। तो इन सारे मामलों को हमें एक तरीके से देखना चाहिए ताकि इनको रोका जा सके। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।